नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसी प्रखर और मुखर सोच का नाम है जिससे देश के लोग, देश के राजनेता, देश के कवि, देश के पत्रकार समय समय पर रोशनी लेते रहेंगे। वाजपेयी एक ऐसे करिश्माई राजनेता थे जो न सिर्फ भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचे, बल्कि अपनी खास शैली से पक्ष विपक्ष से लेकर आम लोगों के दिलों पर किसी चक्रवर्ती राजा की तरह राज किया। वो शब्दों के जादूगर थे, हर बात बहुत नाप तोल कर बोलते थे। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। अगर वो इस दुनिया में होते तो अपना 99वां जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में जो तस्वीरें दिखी, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, आप ये मर्यादा करना चाहते हैं, जिस तरह सड़क से सदन के भीतर तक कोहराम रहा, जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, उसमें आजाद भारत की संसदीय राजनीति के हर दौर को देखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अपने मन की बात जरूर कविताओं के जरिए करते। वो भारतीय राजनीति के एक ऐसे युग पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमेशा वही किया जो भारत के लिए ठीक समझा, जो भारतीयों के लिए ठीक समझा, जिसे भारत की हजारों साल से चली आ रही परंपराओं को सींचने के लिहाज से ठीक समझा, जिसमें उन्हें विश्व बंधुत्व का सूत्र मजबूत होते देखा। अटल जी ने आजाद भारत के बदलते हर रंग को देखा, लोगों के चरित्र और चेहरे में बदलावों को भी करीब से महसूस किया। राजनीति में मर्यादाओं को भी तार तार होते देखा, लेकिन मतभेदों को कभी मनभेद में नहीं बदलने दिया। वो भारत की आदर्शवादी राजनीति के आखिरी स्तंभ की तरह है, जिसके बाद प्रतिस्पर्धी राजनीति का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें मर्यादा की लक्ष्मण रेखा मिटती जा रही है। सामाजिक ताने बाने में दरार और अविश्वास की खाई भी चौड़ी हुई, कहीं कास्ट, कहीं क्रीड तो कहीं क्लास के नाम पर। यह समझना भी जरूरी है कि वो किस तरह के भारत का सपना देख रहे थे। वो पूरी जिंदगी कैसी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, किस तरह के समरस समाज की काया उनके मन मस्तिष्क में थी। अटल जी की कविताएं भी उनके भाषणों की तरह ही लोगों से सीधा संवाद करती थीं, सीधा संदेश देती थीं। ऐसे में आज अटल जी की कविताओं के जरिए उनकी भारत भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। टूटे हुए सपने की सुने कौन से सखी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय राजनीति कई पड़ावों से होकर गुजरी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी सबकी राजनीति को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने अपने संसदीय जीवन का बड़ा हिस्सा विपक्षी राजनेता के तौर पर बिताया। वो भारत निर्माण में मजबूत विपक्ष का महत्व और भूमिका अच्छी तरह समझते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीति के दौरान कभी नेहरू की तरह संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाते दिखे, तो कभी इंदिरा गांधी की तरह कड़े फैसले लेते, तो कभी राजीव गांधी की तरह देश को विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ाते। वो भारतीय राजनीति के सभी ध्रुवों के बीच एक ऐसा मिला जुला रूप थे
जिन्हें गले लगाने में किसी को हिचक नहीं थी। अटल जी का राष्ट्रवाद सबको जोड़ने का रास्ता दिखाता है, संघर्ष की प्रेरणा देता है, राष्ट्रीय संकटों से निपटने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करता है। अटल जी का कवि मन अपनी सोच को शब्दों में पिरोने का मौका खोजता रहता था। भले ही तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से कवि मन अटल ने शब्दों के जरिए अपने भाव रखे, लेकिन कवि की रचना और शब्द संसार को हर दौर अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से उसके मायने निकालता है। उसमें भी जब अटल जी जैसा सुलझा हुआ राजनेता कवि हो तो बात बहुत दूर तलक जाती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल वडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूटा सा कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते थे। उनकी सोच थी कि अनुशासित युवा ही देश को दिशा दे सकते हैं। ऐसे में वाजपेयी जी का कवि मन देश के नौजवानों को जोड़ने के लिए कहता है, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वाजपेयी जी अच्छी तरह समझते थे कि भारत जैसे विशालकाय देश की समस्याओं से जूझने के लिए किस तरह के जीवट, हौसला, त्याग और समर्पण की जरूरत है। इसलिए वो शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऋषि दधीच जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। भारत को लेकर पंडित नेहरू और अटल जी की समझ में बहुत समानता थी। अंतर सिर्फ इतना था कि पंडित नेहरू की पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन के हैरो, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज में हुई। पंडित नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया में विदेशी सोच का भी प्रभाव था। वहीं वाजपेयी जी पूरी तरह से देसी मिट्टी में रचे बसे थे। बंटवारे की कीमत पर मिली आज़ादी की टीस उनके मन में भी थी। तभी तो अखंड भारत का सपना और अधूरी आज़ादी की बात उनकी कविताओं के जरिए सामने आई। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। वाजपेयी जी अपनी कविताओं के जरिए अखंड भारत की तस्वीर समय समय पर याद दिलाते रहे। उनकी कविताएं ये भी एहसास दिलाती रहीं कि पाकिस्तान ने धोखे से जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है
वहां के लोगों के हालात कितने बदतर हैं। ऐसे में कवि वाजपेयी कभी अपनी कविताओं के जरिए देश के नौजवानों को जगाने का काम करते हैं, कभी भारत को शक्तिशाली बनाने में ऋषि दधीच की तरह हड्डियां गलाने यानी त्याग का रास्ता दिखाते हैं, तो कभी अखंड भारत के उन हिस्सों का याद दिलाते हैं जिन पर दुश्मनों ने धोखे से कब्जा जमाया हुआ है। अटल जी का राष्ट्रवाद सिर्फ आदर्शवादी नहीं, व्यवहारिक भी था। उनके राष्ट्रवाद में विश्व बंधुत्व का भाव कूट कूट कर भरा था। उसमें भारत की सरहद पर काली नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का मादा भी था, तो भारत की प्राचीन परंपरा के हिसाब से विश्व शांति और सद्भाव का संदेश भी। इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही अटल जी अगर परमाणु परीक्षण का फैसला लेते हैं तो पड़ोसी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए बस से लाहौर भी जाते हैं, और जब पाकिस्तान करगिल में घुसपैठ करता है तो वाजपेयी जी बगैर सरहद की लक्ष्मण रेखा पार किए दुश्मनों को खदेड़ने का फैसला भी लेते हैं। वाजपेयी जी की विदेश नीति जितनी साफ सुथरी थी, उनकी कविता भी पड़ोसी देशों और दुनिया में हथियारों की रेस पैदा कर हथियारों का कारोबार करने वालों को भारत का पैगाम सुनाती थी। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का भाल झुका लोगे, ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अटल जी की इस कविता में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों के लिए सीधा संदेश है। वो खुराफाती पड़ोसी पाकिस्तान को बता रहे हैं कि कश्मीर को हथियाने की हर साजिश नाकाम रहेगी। अमेरिकी हथियार और डॉलर के दम पर उछलना ठीक नहीं। पंडित नेहरू की तरह वाजपेयी जी भी विश्व शांति के पक्षधर थे। वो मानव विनाश के हथियारों की होड़ से दुनिया को आजादी दिलाने का ख्वाब संजोए हुए थे। ऐसे अटल जी का कवि मन उन चेहरों को बेनकाब करता है जो एक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करते हैं और दूसरी ओर हथियारों के सबसे बड़े सौदागर बने हुए हैं। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चालें, ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। अटल जी का दुनिया को लेकर नजरिया था जो उनके प्रधानमंत्री बनने पर भारत की विदेश नीति में साफ साफ दिखा। वो पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते चाहते थे। उनकी सोच थी कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए उनकी कविता आगे बढ़ती है और वो कहते हैं, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी खून, एक बहना है जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे।
अटल जी भारत के जर्रे जर्रे से निकलती आवाज को समझते थे। वो जानते कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों का मिजाज क्या कहता है, उसके लिए हिंदुत्व के क्या मायने हैं, भारत की मिट्टी और हवा ने किस तरह से बाहरियों को भी अपनाया है। ऐसे अटल जी का कवि रूप भारत की आत्मा से दुनिया का साक्षात्कार करवाता है, पड़ोसी देशों के मन में हिचक खत्म करने की कोशिश करता है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करने अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी के व्यक्तित्व का सबसे अहम पहलू ये है कि सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। खुद को समाज की थाती और सेवक समझते थे। उनकी कूटनीति दुनिया के जोड़ने वाली और रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने वाली थी। वो सिर्फ पुरानी लकीरों पर चलने वाले राजनेता नहीं थे, पुरानी लकीरों को आगे बढ़ाने और नई लकीरें खींचने में माहिर थे। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अगर ये कहा जाए कि अटल जी मौजूदा राजनीति के द लास्ट स्टेट्समैन थे तो गलत नहीं होगा। ये रुतबा अटल बिहारी वाजपेयी को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने कभी भी गलत को सही नहीं कहा। अटल जी ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए क्या जरूरी है। भारत की राजनीतिक संस्कृति और समाज को जोड़ने के लिए जिस तरह की राह उन्हें ठीक लगी उसी पर आगे बढ़े। राजनीति और समाज को लेकर उनकी समझ की झलक उनकी कविताओं में भी साफ साफ झलकता है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। इसका दूसरा अंत में, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का वो पन्ना है जिन्होंने आदर्शों के साथ जरा भी समझौता नहीं किया। वो सबके थे, सबके लिए थे। ये भी एक इत्तेफाक ही है कि जो व्यक्ति दक्षिणपंथी संघ की नर्सरी से निकलकर संसद की दहलीज पर पहुंचा, उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कहीं कहीं पंडित नेहरू जैसा राजनेता बनने की चाहत थी। संसद के भीतर अटल जी पंडित नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाते तो पंडित नेहरू उनकी भाषण कला की तारीफ करते। अटल जी ने राजनीति में हर उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी इंसान के पैर किस तरह जमीन पर रहने चाहिए, इसका फलसफा भी हमारे राजनीतिज्ञों को सिखा गए। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले धूल भी न जमे।
किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। वाजपेयी जी ने इस कविता के जरिए सत्ता के मद में चूर हुक्मरानों के लिए गहरा संदेश छोड़ा है। वो एक ऐसे राजनीतिक इकोसिस्टम की वकालत करते हैं जिसमें सत्ता बहुमत की हेकड़ी से नहीं, विपक्ष के साथ सहमति से चले। अटल जी हमेशा सबको साथ लेकर चले। उनके व्यक्तित्व में कभी वैचारिक विभेद पैदा नहीं किया। ये उनके चुंबकीय व्यक्तित्व का ही कमाल था कि समाजवादी और वामपंथी साथियों के साथ ही हास्य में, रुदन में, तूफानों में, बलिदानों में, वीरानों में, अपमानों में सिर ऊंचा कर, सीना चौड़ा कर, कदम से कदम मिलाकर चले। वो खुद से भी सवाल करते हैं, मैं भीड़ को चुप करा देता हूं मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपनी ही अदालत में खड़ा कर जब जिरह करता है, मेरा हलफनामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है, तो मैं मुकदमा हार जाता हूं, अपनी ही नजर में गुनहगार बन जाता हूं। ये वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन का वो पक्ष है जिसकी बदौलत हिंदुस्तान की राजनीति में उनके कद का कोई नेता नजर नहीं आता है। वो अगर 1962 में चीन युद्ध में भारत की हार को लेकर पंडित नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाने का हौसला रखते हैं, तो 1971 में पाकिस्तान पर जीत के बाद इंदिरा गांधी की दुर्गा से तुलना करने में देर नहीं लगाते हैं। लेकिन जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, तब इंदिरा सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल में डाल दिया। इमरजेंसी के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा में अटल जी ने इंदिरा पर कटाक्ष किया। बात मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। उसी जनसभा में अटल जी ने इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन का समर्थन किया था, लेकिन इसके तौर तरीकों पर सवाल उठाए। मतलब अटल जी का विरोध व्यक्ति और विचारों से नहीं बल्कि तौर तरीकों से था। ये भारतीय राजनीति का वो दौर था जब मतभेद को निजी मनभेद के तौर पर नहीं लिया जाता था। राजनीतिक विरोधियों को लोकतंत्र में सहयात्री के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब राजनीति का चरित्र और चेहरा बदलने लगा तो कवि अटल ने कहा, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। अपनी निजी जिंदगी, संघर्ष और कश्मकश को भी उन्होंने शब्दों के जरिए कविता के रूप में रखने की शायद कोशिश की है। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने का हौसला रखते थे। वो मौत से भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहे। इसलिए किडनी की बीमारी के दौरान उन्हें मौत का डर नहीं था। बीमारी को हराकर समाज और देश के लिए कुछ करने के इरादे से मैदान में योद्धा की तरह डट गए।
अटल जी ने सियासी शिष्टाचार ताउम्र रखा। संभवतः इसलिए राजनीति में उनका किसी से वैर नहीं रहा। सबसे संवाद, सबका सम्मान और सबके दुख सुख में शामिल होना वाजपेयी जी की शख्सियत का बेजोड़ पहलू था। वो समाज में किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते थे। गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने वाले नेताओं की फहरिस्त में उनका नाम सबसे चमकदार है, एक राजनेता के रूप में भी और एक कवि के रूप में भी। भारतीय परंपरा में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, पूर्णता कहा गया है। 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने जीवन में हर पल को खुलकर जिया, आदर्शों के साथ जिया, दिखावे से हमेशा दूर रहे। जो बात एक राजनेता के रूप में वो नहीं कह पाए, उसे अपने कवि मन से कह दिया। एक राजनेता, एक कवि, एक पत्रकार, एक मित्र के रूप में उन्होंने जिंदगी में हर रोल को पूरी शिद्दत से निभाया। वो कहा करते थे कि मेरी इच्छा है कि बगैर कोई दाग लिए जाऊं, लोग मेरी मृत्यु के बाद कहे कि अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपने देश और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश की। आज की तारीख में अटल जी की शख्सियत और सियासत हर किसी के लिए नज़ीर है। वो उदार हिंदुत्व की सबसे मुखर परिभाषा है, जिसमें जाति धर्म से परे सबके लिए प्यार और सम्मान भरा रिश्ता था। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए नमस्कार। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए News 24।